चलिए, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स के बारे में वैसे जनरली अवेयरनेस होगी हर किसी को। ठीक है, बट ये ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम में जाओगे तो विटामिन्स पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, विटामिन्स पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, विटामिन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिसीज, उनके केमिकल नेम। ठीक है, आता ही आता है एग्जाम, इसके बिना कोई सा पेपर नहीं बनेगा। आप ड्रग इंस्पेक्टर में जाओ, जीपेट देखो, फार्मासिस्ट ना, डिग्री डिप्लोमा, कोई भी एग्जाम। और इसके अलावा आप एमपी जैसे कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ भी है। ठीक है, तो ऐसा जनरल सा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चे उसको भी बिगाड़ के आ जाते हैं। 4-5 स्लाइड का थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ने का, उसका ट्रू फॉल्स एमसीक्यू मैच द कॉलम देखते हैं तो उससे सारे टॉपिक आपको अच्छे से बन भी जाएंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को जो होता है दो कैटेगरी में बांट, एक हो गया मैक्रो, दूसरा हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, तो जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन सी दो कैटेगरी? एक तो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है, लार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह सब ज्यादा खाते हैं। दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो। ठीक है, मैक्रो देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो हो गए जिसकी हमारे शरीर को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, और माइक्रो हो गए जिसकी हमारे शरीर को कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो देन माइक्रो। अब माइक्रो में क्या आ जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स जो होते हैं क्या है? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारे शरीर को इसकी जरूरत है, बट जरूरत है, मतलब चाहिए बहुत कम, बट चाहिए। यदि नहीं होंगे तो हमको कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, हीलिंग कम होगी, या फिर जो जनरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म है वो चीज़ें रुक जाएगी, जिसके कारण हम बीमार हो जाएंगे। तो विटामिन्स, वाइटामिन्स है ना, वाइटल अमाइंस ऐसा बोल सकते हैं, वाइटल मतलब बहुत ही जरूरी होते हैं। तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ। हम नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको 100 ग्राम 200 ग्राम खाना पड़ेगा, बहुत ही मिलीग्राम माइक्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब कुछ तो हमारी बॉडी में बनते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन 12 हो गया ना, B12 वगैरह हो गए, और बाकी कुछ बी विटामिन हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बना लेते हैं, बट इतना नहीं बना पाते जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नॉट, कैन नॉट बी सिंथेसाइज, है ना, कैन नॉट लिखा है ना, इन सफिशिएंट क्वांटिटी बाय द बॉडी, सो दे मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट, इसलिए इनको खाना जरूरी है। तो विटामिन क्या होते हैं बोले? ऑर्गेनिक, केमिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में शरीर को जिसकी जरूरत होती है, पर होती है। यदि नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिसीज हमारे बॉडी में हो जाएगी। अब विटामिन को दो कैटेगरी में बांट दिया, इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पहला हो गया लिपिड सॉल्युबल, दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबल। लिपिड के ही दो टाइप होते हैं, कौन से? फैट एंड ऑयल। तो आपको फैट सॉल्युबल बोल दे, ऑयल सॉल्युबल बोले, या लिपिड सॉल्युबल बोले, एक ही बात है। ठीक है, फैट सॉल्युबल, ऑयल सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल एक ही चीज है। ठीक है, तो ADE है ना, ऐसे प्रोनाउंस करना शुरू करो तो याद हो जाएगा। क्या? ADE, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये है लिपिड सॉल्युबल विटामिन। अब पानी में कौन घुलते हैं? तो सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स,
बी के बहुत सारे प्रकार है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एडीई के लिपिड सॉल्युबल और ये वाटर सॉल्युबल। अब हम एडीई के खाएंगे, ध्यान से सुनना, तो ये इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होते। इनको एब्जॉर्ब होने के लिए लीवर से बाइल जूस निकलता है, वो एडीई के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। दीदी हमारे शरीर में बाइल जूस जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। बाइल जूस किससे बनता है? कोलेस्टेरॉल से। और कोलेस्ट्रॉल की कमी है तो बाइल जूस नहीं बनेगा, और बाइल जूस नहीं बनेगा तो एडीई के एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। और एडीई के जो होते हैं वो लीवर में जो होते हैं स्टोर भी रहते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, आगे और डिटेल में समझाऊंगा इसको मैं। तो विटामिन क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ फिजियोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। इनकी कमी हो तो कोई डेफिशिएंसी डिसीज होगी, हमारी बॉडी इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमको इसको खाना जरूरी है, हमारे डाइट में होना। दे शुड बी प्रेजेंट, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। विटामिन को दो कैटेगरी में बांट दिया, पहला हो गया लिपिड सॉल्युबल, दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल में एडीई के और वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये क्या हो गए? वाटर सॉल्युबल हो गए, ठीक है। तो ये तो हुआ विटामिन की जस्ट डेफिनेशन और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। अब अगली 2 स्लाइड है, उसके बाद 8-10 स्लाइड और है, पर नेक्स्ट 2 स्लाइड ढंग से देख लो तो फिर आपको 10-12 स्लाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना उसको। पहला हो गया कौन सा हमारा? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को और क्या बोलते हैं हम? लिपिड सॉल्युबल भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? ऑयल सॉल्युबल भी कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें बोले लिपिड पढ़ के गए थे, एग्जाम में ऑयल पूछ लिया और उसमें कंफ्यूज हो गए। तो लिपिड के 2 टाइप होते हैं, कौन से? फैट और आयल्स। तो फैट, आयल, लिपिड एक ही चीज है। तो फैट सॉल्युबल कौन से हो गए? एडीई के, ADE, ऐसे रट्टा मारना शुरू करना अब इसको ना। दे स्टोर इन आवर लिवर एंड फैट टिश्यू एंड डेफिशिएंसी डेवलप स्लोली। और इनकी कमी होगी ना, वैसे तो हम एकदम से आज खाना बंद कर दे तो आज विटामिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर है, हमारा काम चलाते रहेंगे हम। बहुत दिनों तक इनकी डेफिशिएंसी हम खाते नहीं जा रहे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विटामिन ADE के। अब ए जो होता है इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं। रेटिनल, अल लग गया मतलब अल्डिहाइड, ठीक है, और ऑल लग गया मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनल भी बोलते हैं। अब नाम ही रेटिनल है तो किसके लिए जरूरी है? रेटिना, आंखों के लिए जरूरी है। दे आर, है ना, मेजर फंक्शन के विजन के लिए, एपिथेलियल इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। ये डीम लाइट में देखने में मदद करता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और रोडोप्सिन बनाने का काम करता है। तो इसकी कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया बोल दो। जो डीम लाइट होगा उसमें देखने में कमी आएगी। तो हम इससे जनरली जानते भी विटामिन आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आंखों के लिए जरूरी है, तो आंखों से इसका केमिकल नेम कैसे याद हो गया हमको? रेटिनॉल। रेटिना, रेटिना कहाँ होती है? आंख में, तो रेटिनॉल हो गया, आंखों के लिए जरूरी है। इसकी कमी होगी तो क्या होगी? आंखों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा था डी, विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसके अलग अलग टाइप से आगे बढ़ाऊंगा और मैं। कोलेकैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। तो कैल्सीफेरॉल, उसका नाम ही क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो क्या काम में आता है? बोले कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब मान लो इसकी हमारे शरीर में कमी है तो फिर कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। अब बच्चों में कैल्शियम की कमी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिकेट्स कहते हैं। और बड़ों के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोमेलेशिया। मतलब इन शॉर्ट दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम? बोन वीकनेस। क्या बोल देंगे हम? बोन वीकनेस। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ठीक है, ब्रिटल हो जाएगी, भंगूर हो जाएगी, ठीक है। तो नाम ही उसका कैल्सीफेरॉल, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है केमिस्ट्री में, इकोलॉजी में, कि व्हाई विटामिन डी गिवन विद कैल्शियम। अब कैल्शियम की गोलियां कितनी भी खाओ, यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। तो खाने में लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाहर से कैप्सूल टैबलेट खाना पड़ेंगे, विटामिन डी के कैप्सूल खाते हैं। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल हो गया। क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। एक मिनट। दूसरा हो गया विटामिन ई, क्या बोलते हैं इसको? टोकोफेरॉल। इसके अलग अलग अल्फा टोकोफेरॉल ना, बीटा वगैरह अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमको बीमारियों से बचाता है, पहली बात तो, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हम बाहर से भी इनहेल कर जाते हैं, खा लेते, पी लेते हैं, ये हमारे शरीर में बनते भी है।
वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, हमारी सेल को डैमेज करते हैं। कौन? फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये इन फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, खत्म करता है, तो सेल डैमेज से बचाता है। इसकी कमी हुई तो हिमोलाइसिस और स्टेरिलिटी, मसल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब स्टेरिलिटी ऐसा हो ही नहीं जाता डायरेक्ट, पर हो जाती है, रेयर है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, मतलब बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर विटामिन के, विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के हम खाते भी पत्तेदार सब्जियों में होता है, और विटामिन के हमारे हाथों के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते भी है, ठीक है। विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन या फिर ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है, ठीक है। और विटामिन के की कमी हुई तो सीधी सी बात है, ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग या हेमरेजिक कंडीशन। ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, मसूड़ों से खून आना, हाथों से खून आना, है ना, ब्लड वेसल्स का बाहर लीक हो जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हेमरेजिक कंडीशन। हेमरेज मतलब ब्लड पतला होगा, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये कौन से हो गए, एडीई के, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, ठीक है। क्या काम में आते हैं, कि कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसा। ये वन वर्ड जरूर याद रखना, अभी तो बहुत सारी स्लाइड्स है, मैं फिर समझा रहा हूँ, 2 स्लाइड को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेनली क्या पूछा जाता है, उनके केमिकल नेम पूछते हैं एग्जाम में, और उसके डेफिशिएंसी डिसीज पूछते हैं, ये 2 पे ही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। तो एडीई के, ए तो याद हो गया, रेटिनॉल, डी भी याद हो गया, कैल्सीफेरॉल तो बोले कैल्शियम का, रेटिनॉल तो रेटिना मतलब आंखों के लिए जरूरी है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये ब्लड का थक्का जमाने में मदद कर रहा है, इसकी कमी प्रोथ्रोम्बिन या क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। गम से ब्लीडिंग होना, मसूड़ों से ना, उसका इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। मल के अंदर ब्लड का जाना, हिमेट्यूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड का जाना, पतला हो गया, तो ये इसके इफेक्ट होते हैं। घुमा फिरा के हेमरेज नहीं पूछे और क्या पूछ ले, वो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोल दे, तो उसका मतलब भी हुआ कि इंटरनल ब्लीडिंग मतलब विटामिन के की कमी होगी, ब्लड पतला हो गया, ठीक है। तो ये एडी के। अगला इसमें बी कॉम्प्लेक्स और सी। ये बी कॉम्प्लेक्स और सी क्या है, बोले वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलने वाले। पानी में घुलने वाले तो फिर बॉडी में स्टोर नहीं होते, B12 को छोड़कर बाकी सारे जो होते हैं बॉडी में स्टोर नहीं होते, और एक्सक्रीटेड इन यूरिन, क्योंकि यूरिन क्या होता है, एक्वस नेचर का होता है, तो जो भी एक्सेस में होगा। अब कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है या कोई विटामिन की कमी में, एक दिन में बहुत सारा खा लूँ तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे बॉडी की डेफिशिएंसी फुलफिल कर देगा, ठीक है। रोज रोज खाऊंगा तो बहुत जल्दी फायदा होगा, ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँ, बोन मजबूत हो जाए, नहीं, शरीर जरूरत इतना एब्जॉर्ब करता है, जरूरत से ज़्यादा होगा तो उसको निकाल भी देता है, एक्सेस जो होगा वो बॉडी से बाहर चलते हैं। एक दिन में बहुत सारा खाने से कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, हमेशा थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। विटामिन ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है, आगे पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वाटर सॉल्युबल तो कौन कौन से हो गए, बी कॉम्प्लेक्स, बी के अलग अलग प्रकार हो गए, तो बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये क्या हो गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। अब बी के अलग अलग प्रकार है, B1, B2, B3 से। तो B1 तो सभी जानते होंगे क्या, थायमीन, ठीक है। B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, और बेरी बेरी में क्या होता है, वजन कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेट लॉस। इंसान दिनों दिन क्या होता है, पतला होता चला जाता है, और जब इंसान दुबला होता जाए तो फिर डॉक्टर क्या करता है, भूख बढ़ाने के सिरप दे देता है, कैप्सूल देता है, तो बी कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। इसके अलावा और दवाइयाँ भी होती भूख बढ़ाने की, तो बी कॉम्प्लेक्स खाने से क्या, वो अपेटाइजर का काम करते हैं, भूख लगती है, हम ज़्यादा खाते तो हेल्थ थोड़ी सी क्या होती है, बनने लगती है। तो B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन, इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से सिलोसिस हो जाता है। सिलोसिस क्या होता है, यहाँ से फटना, है ना, फीसर भी बोल सकते हैं हम ना, ओरल फीसर बोल दो, ठीक है, यहाँ से होठ के साइड से क्या तो फटने लग जाता है, ठीक है। फिर आता है B3, B3 में बहुत क्वेश्चन आता है, B3 नियासिन, ठीक है, निकोटिनामाइड, है ना, अलग अलग नाम इसके हैं। ये बेसिकली इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है, क्या, पेलेग्रा, बहुत पूछते हैं। अब पेलेग्रा क्या है, इसमें 3D याद रखना, डी, 3 प्रकार की डी वाली समस्या आती है, क्या, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, 3 डी हो गए, ठीक है, इसलिए इसको 3D और D3 भी याद कर सकते, 3D वाले सिम्टम्स आते हैं। तो पेलेग्रा हो जाता है किसी कमी से, नियासिन की या B3 की कमी से। फिर B5 पेंटाथोनिक एसिड, कभी कभी एग्जाम पूछ ले, देख लो, थकावट सी कमजोरी से आने लग जाती है। B6 पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं इसको, पायरिडॉक्सिन, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, और पायरिडॉक्सिन की कमी हुई या B6 की तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरोपैथी को न्यूराइटिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
न्यूराइटिस, नर्व सेल्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई बच्चों में, खास करके कन्वर्जन इन इन्फेंट्स, कन्वर्जन ये इपिलेप्सी, झटके आना। ऐसा कई बार पूछा गया है कि B6 की कमी से क्या प्रॉब्लम आती है, तो बच्चों में झटके आने लग जाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है, तो कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा, एक बार उधर केमिस्ट्री कॉलेज में पढ़ के आए थे कि टीबी की जो ड्रग होती है एंटी ट्यूबरकुलर में आईएनएच, आइसोनिकोटिक एसिड हाइड्राजेड या आइसोनियाजेड भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ आईएनएच को ज्यादा दिन यूज करने से बॉडी में B6 की क्या हो जाती है, कमी हो जाए, उसके कारण न्यूरोपैथी हो जाता है। तो जब भी किसी को टीबी की ड्रग चल रही है 6 महीने तो कम से कम खाना पड़ता है और आगे भी एक्सटेंड करना पड़ता है। उस केस में आप मालूम है कि आईएनएच खाओगे तो B6 की कमी हो जाएगी, मतलब पायरिडॉक्सिन की। तो हमेशा आईएनएच के साथ में क्या होता है, B6 दिया जाता है ऐसा सप्लीमेंट। जैसे कैल्शियम के साथ में विटामिन डी देना चाहिए, आयरन के साथ में B6 देना चाहिए, ऐसे आयरन के साथ में विटामिन सी देते हैं, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऐसे ही जो थायराइड डाययूरेटिक होते हैं यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं, उनके साथ में पोटेशियम साल्ट देना जरूरी है। मैं इसको छोड़ के थोड़ा सा बार बार दूसरे टॉपिक भी आता हूँ, जो 4-5 चीजें मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि इसके साथ में क्यों देते हैं, क्या करते हैं। हर बार बच्चा क्या होता है, टॉपिक ओरिएंटेड रहता है, थोड़ी देर बाद इस टॉपिक से बोर होने लग जाओगे तो दूसरा जाना करो। बाद में ऐसा नहीं कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, देखो इससे चलो वापस आ रहा हूँ मैं इस पर रिपीट करा दूंगा। पढ़ने का एक तरीका होता है। अब हमेशा क्या होता है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी पे टिके रहते हो, दूसरे टॉपिक पे जाते नहीं। मेरी बात सुनना, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आज के टाइम में तो डिजिटल इतना हो गया कि बहुत कंटेंट है, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन पे भी है, किताबों में है, नोट्स में, गूगल है, सब कुछ है, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम में फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, या किसी का सिलेक्शन नहीं होता, थ्योरी एग्जाम में फेल हो गया। उसका कारण पता है क्या है, कंटेंट तो बहुत सारा है, ठीक है, बट कभी कभी पढ़ने की इच्छा होती तो कोई बच्चा पढ़ने को बैठ गया, फिर जो टॉपिक पढ़ रहा वही पढ़ लिया, या एक दिन कभी कभी क्या होता है कि 4-5-6 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, 2-4 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे पहले कोई भी एग्जाम में निकलना है तो हमको थोड़ा सा रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगी, 2 घंटे 2.5 घंटे का कॉन्सेप्ट बना के रखो कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक कोई सा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप उस टॉपिक में पूरे घुस गए हो, बहुत अच्छा है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तक आप वहां से हट के दूसरे चैप्टर पे, नोट्स पे, टॉपिक पे नहीं जाओगे, कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब टीचर की रिक्वायरमेंट कहाँ बन जाती है, वो आपको दूसरे चैप्टर से इधर उधर से कनेक्ट करवा के, अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी की कुछ चीजें बताई, अभी इकोलॉजी केमिस्ट्री की पढ़ रहे, विटामिन हम पढ़ गए, आयनएच, ठीक है, उधर चले गए थायराइड डाययूरेटिक्स, इधर उधर। जब तक आप सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं करोगे इधर उधर, तब तक क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, इकोलॉजी पढ़ते तो इकोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एचएपी में पढ़ने का तो एचएपी फार्माकोग्नोसी बहुत अच्छा समझ में आ गया, पर यदि 10 दिन आपने उसको साइड में रख दिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करा तो 10 दिन में गायब हो गया हो। तो इधर उधर कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मेरी थीम क्या पता है कि पढ़ाने की, कि सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, बाकी जगह क्या होता है, केमिस्ट्री का अलग टीचर है, इकोलॉजी का अलग टीचर है, वहाँ का अलग टीचर है। वो टीचर क्या होता है, बहुत अच्छा पढ़ा सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, सब टीचर अच्छे होते हैं, बट वो इस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं करवा पाता, क्योंकि उसको उसके सब्जेक्ट का पता है, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा पढ़ाते रहेगा, दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा भी नहीं बताएगा। लास्ट में डेली याद दिया करो मैसेज करके कि 5 मिनट पुराना रिवीजन कर लेते हैं बस, या कोई ना कोई ऐसा याद दिलाते रहना। तो जो पढ़ चुके हैं, जैसे सुटिक्स हो गया, ठीक है, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मा केमिस्ट्री हो गया, इकोलॉजी हो गया, तो उन सब्जेक्ट का 5 मिनट रिवीजन रोज जरूरी है, नहीं तो फिर वापस 1 महीने बाद क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपके लिए वापस एक फ्रेश सब्जेक्ट बन जाता, नया, कुछ भी नहीं आता। तो बार बार कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्लासेस की या कॉलेज कोचिंग जो भी करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे टिके तो उलझ गए। और जिसने ये थीम अपना ली, घर पे भी पढ़ाई करने बैठो तो आज विटामिन पढ़ रहे, बहुत अच्छा पढ़ो घर पे, कोई दिक्कत नहीं, पर नोट्स उठाओ, की नोट्स उठाओ, 5 मिनट बस, भले 5 मिनट, 5 मिनट में 5-6 सब्जेक्ट के नोट्स को ऊपर नीचे कर लो थोड़ा थोड़ा, जो भूलने वाले हैं वो वापस क्या हो जाए, भूल नहीं पाए, बस इतना करना है। नहीं तो क्या होगा, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पुराने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो जीरो हो जाएंगे। अभी ड्रग्स के नाम पूछूंगा तो सब भूल जाओगे, जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीपिलेप्टिक, अरेथमेटिक, है ना, बहुत सारे ड्रग्स पढ़ा चुका था, सब भूल गए होंगे। क्यों? क्योंकि अभी दूसरे सब्जेक्ट में लग गए।
उसको भूलो नहीं। इसके लिए क्या करो, पेज को बस ऊपर नीचे करके छोड़ दो बस, और जिसने सारे सब्जेक्ट को आपस में मिला के बैठे हैं उसका सब काम हो जाएगा। और जो एक दो सब्जेक्ट में कितना भी मेरे से ज़्यादा अच्छा कर ले तो भी नहीं उसका सिलेक्शन हो सकता कहीं पर भी, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट 0 हो गए। आप भले एक को कम पढ़ो, सभी को थोड़ा थोड़ा कम पढ़ो, पर सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो वापस मुद्दे के पॉइंट पे आओ। विटामिन पढ़ रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, कुछ हमारी बॉडी में बनते भी है पर इतने नहीं बन पाते, इसलिए हमको खाने में खाना जरूरी है। ठीक है, 2 प्रकार के विटामिन हो गए, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को लिपिड सॉल्युबल, ऑयल सॉल्युबल भी कहते हैं, एडीई के। फिर वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स का अलग टाइप है, B1 B2 B3 ऐसे करके। B1 थायमिन, थायमिन की कमी से बेरी, B2 राइबोफ्लाविन, सिलोसिस हो जाए, B3 नियासिन मतलब पेलेग्रा हो जाता है। इसके लिए पेलेग्रा मतलब 3D याद रहा, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, है ना। ऐसा कभी पूछ ले पेलेग्रा में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, तो 3D याद रखना, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। फिर B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से नर्व सेल कमजोर हो गई तो, और बच्चों में झटके आने लगे। इन्फेंट जो नवजात शिशु होते हैं, नियोनेट से छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इन्फेंट्स बोलते हैं उनको। B7 तो सबने सुना होगा, क्या, बायोटीन, है ना। बायोटीन कहाँ होता है, हेयर ऑयल के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, जो महंगे वाले तेल लोगे। इसको विटामिन एच भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एच फॉर हेयर याद रखना, विटामिन एच। इसकी कमी से क्या होगा, एक तो डर्मेटाइटिस, आइटिस मतलब इंफ्लामेशन, स्किन खराब हो रही है, हेयर लॉस, ठीक है, या फिर एलोपेशिया हो जाएगा। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, ठीक है, फोलेट भी बोलते हैं, क्या, फोलिक एसिड या फोलेट भी कह सकते हैं। फोलिक एसिड आपने सर पढ़ाया था मैंने केमिस्ट्री कॉलेजी में, क्या हमारा शरीर भी बनाता, पापा, पापा से DHF, DHF से THF, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, ये जो फोलिक एसिड होता है आगे DNA, RNA, प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब बॉडी में फोलिक एसिड ही नहीं तो DNA सिंथेसिस रुक गई, DNA सिंथेसिस हो गई तो ब्लड सेल्स और बॉडी के दूसरे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ हम खाते भी, कुछ शरीर बना भी लेता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। B9 को साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन कोबाल्ट होता है ना, मेटल होती है इसमें, तो साइनोकोबालामिन ये भी आरबीसी फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी कमी से क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया, हीमोग्लोबिन की आरबीसी की कमी। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम तो कई बार पूछते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, और सी फॉर स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, गम ब्लीडिंग, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। ठीक, मसूड़े कमजोर हो गए तो मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, बाद में फिर पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये गम टाइटनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। जिनके मसूड़े पिलपिले, जिनको कमजोर है, वो 8-10 दिन नींबू संतरा आंवला वगैरह खा के देखो, आपको अलग ही फील आने लग जाएगा। ऐसा सेंसिटिविटी भी अपने आप थोड़ी सी घट जाएगी उसके, है ना, उसको बोलते हैं हम गम ब्लीडिंग को रोकता है, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा इसकी कमी से। ठीक है, फिर विटामिन सी के और बहुत सारे फायदे हैं। एक, घाव भरने में मदद करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी हमको बीमारियों से बचाता है, स्किन को मजबूत रखता है, हार्ट को, लंग्स को, इनको सबको हेल्दी रखेगा। तो विटामिन सी पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लो। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी सब्जियों में, गोभी वगैरह इनमें भी मिलेगा। विटामिन सी जो है, पहला तो घाव भरने में मदद करता है, ठीक है, दूसरा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी। कैसे याद रखना है, अपने कोविड के टाइम पे देखा सबने लिम्सी या विटामिन सी की गोलियां खूब खाई है। बच्चों को भी जिनको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होते रहते बार बार, उनको भी विटामिन सी देते डॉक्टर कि ये खाया करो, बच्चे को चुसवाओ ये गोलियां। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, ओन हीलिंग में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी है। क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक मतलब UTI, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से बचाता है। फिर एक और काम करता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसके, आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। जैसे विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है, ऐसे विटामिन आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, विटामिन सी जरूरी है। हम जो डाइटरी आयरन खाते हो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा यदि बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। विटामिन सी आप ले रहे हो तो डाइटरी आयरन क्या होता है, बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए जिनको आयरन देते हैं उनको साथ में विटामिन सी भी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। ठीक है, तो विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, घाव भरने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, मसूड़ों को मजबूत रखता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ, यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सब रट्टा मार लूँ तो कभी नहीं होगा। थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है, ऐसे रूटीन लाइफ, भाई फेल भी हो जाए एग्जाम में तो भाई हमारे घर में बच्चों में हमारे काम की चीज है ना ये। नॉलेज बढ़ाओ और रट्टा मत मारो, इसमें से जो अच्छा लग रहा है उसको घर जाके नोट्स में क्या कर लो, हाईलाइट कर लो कि भैया थायमिन, बेरी बेरी, इसको हाईलाइट कर लिया मैंने, इसका तो मेरे को याद हो गया।
लग रहा राइबोफ्लेविन सिलोसिस नहीं याद, तो छोड़ो अभी, ठीक है। नियासिन याद करना है मेरे को, तो पेलेग्राफ इसको हाईलाइट कर ले, घर में हाईलाइटर उठा और 2-4 को हाईलाइट कर लो भाई। 10-12 विटामिन में से 8 तो आने लग गए, अब बचे 4 को धीरे धीरे और कर लूंगा। जो अच्छा लगे पहले वो रट्टा मारो, वो याद करने की कोशिश करो। जो नहीं अच्छा लग रहा उसको भी छोड़ो, थोड़े दिन बाद और करेंगे। खुद को मोटिवेट करना, परेशान नहीं करना। कोई ने सोचा कि मैं सब रट्टा मार लूं एक दिन में, तो कभी नहीं होगा। और इसमें से ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको 5-6 विटामिन के बारे में नहीं पता है ऐसा कोई? सबको मालूम है ना भाई, B1 थायमीन, बेरी, किसको नहीं मालूम है? डी मालूम है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है, ए आंखों के लिए जरूरी होता है, के ब्लड को गाढ़ा करता है। तो 5-7-8 विटामिन हर कोई जानते हैं, विटामिन सी के बारे में जानता है। अब बचे क्या है? 5-7 और बचे हैं, कर लो। एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया होगा, फिर बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं हो जाए कि 7-8 जानते थे, 5-7 छूट गए और उसके कारण वो एग्जाम में बना नहीं और मेरे नंबर नहीं आए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये 7-8 आते ही तो बचे कुछ भी करके क्या करो, उसको कंप्लीट कर लो भाई। इससे अब कुछ भी आएगा तो मेरे को घाटा नहीं होगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये विटामिन का क्लासिफिकेशन और मुद्दे के सारी चीजें क्या हो गई, 2 स्लाइड पे कंप्लीट हो गई। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखना है और थोड़ा नॉलेज बढ़ जाए। मुद्दे के पॉइंट तो याद ही हो गए। क्या विटामिन है, क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल, अल्कोहलिक फॉर्म हो गया। रेटिनल उसका एल्डिहाइड फॉर्म, तो रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, ये सब क्या है? विटामिन ए के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कोई एक जो केमिकल होता है अलग अलग रूप में शिफ्ट होकर अपना केमिकल स्ट्रक्चर बदलते रहता है, ऐसा याद कर लो, ठीक है। तो रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोलिक एसिड और जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, ये विटामिन ए प्रो विटामिन है, मतलब विटामिन ए बनाने में मदद करता है, प्रिकॉर्सर हो गया एक तरह का, ठीक है, प्रो विटामिन बोलते हैं। तो जनरली इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, बाकी रेटिनल वगैरह है तो भी वही है। क्या होता है इसकी कमी से? इसको एंटी जिराफ्थर्मिक बोलते हैं, जिराफ्थर्मिया से बचाता है। मुद्दे के पॉइंट डेफिशिएंसी डिसीज, क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिराफ्थर्मिया, आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इसके अलावा आप ये मत सोचना कि एक विटामिन बस यही काम करता है, इसी के लिए जरूरी है। विटामिन बहुत सारे, जैसे विटामिन सी, अब विटामिन खाना बंद करो स्किन कमजोर हो, विटामिन सी बोले मसूड़ों के लिए जरूरी है। बहुत सारे अदर फंक्शन में काम, मेजर वाले याद रखते हैं बस, ठीक है। क्या काम में आता है? विजन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो होता है वो डीम लाइट में देखने में मदद करता है, ऐसा याद रखो, ठीक है। तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा शाम के समय दिखना ऐसा दिख जाता है, पर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो फिर हमको डीम लाइट में दिखना कम हो जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, ध्यान देना। क्या? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बॉडी के अंदर जो सेल डैमेज हो रहा है उससे क्या करता है? बचाता है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल को हेल्दी रखता है, ठीक है। अब आता है टॉक्सिसिटी एक्सेस, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब परेशान मत होना कि ज्यादा हो जाए, ये याद करने बैठोगे तो फिर मुद्दे के पॉइंट क्या होगा, भूल जाओगे, ठीक है। हाइपर विटामिनिया होता है, मतलब विटामिन ए का ज्यादा हो जाना, ज्यादा हो जाने से कभी कभी हेडेक, नोजिया, लीवर डैमेज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है कि यहाँ छोड़कर हम इसमें बैठ गए, क्योंकि एग्जाम में एक्सेस वैसे जनरली होता नहीं किसी को इतनी आसानी से, क्योंकि बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा चीज को हमेशा निकाल देती है, रखती नहीं, ठीक है। हम नहीं खाओगे तो कमी जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना हमको? डेफिशिएंसी पे, केमिकल नेम पे और फंक्शन पे। सोर्स क्या है, कहां से मिलता है विटामिन ए? भाई ध्यान देना, अभी ए डी ई के ये किस में घुलते हैं? लिपिड सॉल्युबल है। तो जानवरों के पास तो सब कुछ होता है, जानवरों के लिए, हमारे भी लीवर में स्टोर रहते हैं और जानवरों के भी लीवर में मिलेगा ना भाई। लीवर में ऑयली चीजें, लीवर खुद अपने आप में एक फैटी ऑर्गन है, तो ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये जानवर भी क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो जो मांस खाता है उसको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फिश ऑयल, मिल्क, बटर, एग यॉक, लीवर, कैरेट, स्पिनच वगैरह इनमें सब, पालक वगैरह इनमें सब्जियों में भी मिलेगा आपको, बट ऑयली चीजों में ज्यादा मिलेगा। मुद्दे का पॉइंट ध्यान में, एक जनरल तरीका बता रहा हूँ याद करने का। क्या? एडी के कहाँ मिलेंगे हमको? ऑयली चीजों में, ठीक है। पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा विटामिन के, ठीक है। तो ऑयल वालों में हमेशा मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया विटामिन ए। फिर आ जाए विटामिन डी, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, कॉमन नेम क्या हो गया इसका? केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी के अलग टाइप है, क्या? D2 और D3। D2 क्या हो गया? एर्गो कैल्सीफेरॉल, और ये क्या हो गया? कोले कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल, फंक्शन सेम है, ठीक है।
मेजर सोर्स कहाँ से मिलता है? सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन बना लेती है। हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी स्किन है ना सनलाइट में होता नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में बॉडी बना लेती। तो सनलाइट को ऐसा सोर्स मानते हैं कि सूर्य थोड़ा धूप में घूमना चाहिए ना, तो बॉडी विटामिन डी बना लेगी। इसके अलावा वापस में मुद्दे का पॉइंट, जितनी भी फैटी ऑयली चीजें होगी उनमें मिलेगा। ठीक है, फिर एक वर्ड आ गया फोर्टिफाइड फूड। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या होता है इसका मतलब? फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का मतलब होता है कि जो भी आप दूध पी रहे हो, ठीक है, फिर सोया तेल वगैरह कोई ऑयल खा रहे हो, तो इनके अंदर क्या करता है, जो कंपनी होती है वो विटामिन डी विटामिन ए क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको बोलते हैं हम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। जो भी हम रेगुलर फूड ले रहे हैं उसके अंदर कंपनी क्या करते हैं, मिला के, उससे उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे सफोला एक्टिव लेके आओ, यहाँ बहुत सारे तेल आते हैं ना, इनरिच्ड विद विटामिन ए एंड विटामिन डी ऐसा लिखा रहता है। भाई ऑयल था, ऑयल के अंदर मिला दिया, तो ऑयल तो हम खा ही रहे, तो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है विटामिन की वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। जो दूध भी आता है, खुला दूध बाहर से खरीद के लाए और पाउच वाला खरीद के, उसको बोले फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड का मतलब होता है उसके अंदर क्या कर दिया, थोड़े से विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह ऐड कर, उसको फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। क्या काम में आता है, बोले प्रमोशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, हमारी हड्डियां क्या हो जाएगी, हड्डियां और टीथ, इसमें कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो मजबूत हो जाएगी, जिससे हमको रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया बड़े लोगों में हड्डियां कमजोर नहीं हो पाएगी। इसकी कमी से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो बच्चों में कमजोर हो गई या बच्चों में विटामिन डी की कमी है तो उसको रिकेट्स, और एडल्ट्स के अंदर हो गई उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो 10 to 15 यूजी पर डे, ठीक है, या इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं 400 to 6, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, परेशान नहीं होना। डेली रिक्वायरमेंट हर किसी की याद हो जाए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ज्यादा हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया, भाई विटामिन डी ज्यादा होगा तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, और कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टोन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब किसी को हो जाता, फिर बोल रहा हूँ अचानक से एकदम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ज्यादा होती लोगों को, ठीक है, एक्सेस या टॉक्सिसिटी के केसेस हमेशा विटामिन में कम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो D2 D3 कैल्सीफेरॉल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फैटी मटेरियल मिलेगा, सनलाइट के प्रेजेंस बॉडी बना भी लेता है, ठीक है, और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। नेक्स्ट इसमें विटामिन के, विटामिन के सॉरी के पहले ई देख लो, ठीक है, ई को क्या बोलते हैं हम, टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल तो सबको याद ही हो गया। अब इसके अलग अलग टाइप्स है, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा, गामा, डेल्टा, अलग अलग प्रकार के टोकोफेरॉल होते हैं, ठीक है। तो टोकोफेरॉल कॉमन वर्ड है था, जनरली अल्फा टोकोफेरॉल वर्ड यूज करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा उसके अलग अलग प्रकार है, कंफ्यूज नहीं होना। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या काम में आता है, मेजर सोर्स कहाँ मिलेगा आपको, ये भी ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर मिल जाएगा, व्हीट जर्म ऑयल और सनफ्लावर ऑयल वगैरह इनमें सब में, नट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, ग्रेन्स के अंदर इनमें है ना, पत्तेदार सब्जियों में मिल जाता है। क्या काम है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, ये तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मैंने 2-3 दिन पहले भी समझाया था आपको। एक होता है दवाई के अंदर डाल दिया तो दवाई को केमिकल रिएक्शन से बचाए, और एक होता है बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही, सेल डैमेज, हमारे शरीर के अंदर जो नुकसान हो रहा है हमारे सेल उनको रोकता है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, स्किन वगैरह सब हेल्दी रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, मेंटेन आरबीसी इंटीग्रिटी, सपोर्ट फर्टिलिटी एंड इम्यून फंक्शन, ठीक, फर्टिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो सीधी सी बात, इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को ही क्या बोलते हैं हम, स्टेरिलिटी बोलते हैं। फार्मास्यूटिक्स में जाते हैं, स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे बॉडी के अंदर स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं हो, स्पर्म ओवम क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बाकी मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, हिमोलाइटिक एनीमिया, इसके कारण लाइटिक मतलब टूटना, ठीक है। टॉक्सिसिटी क्या, जब ज्यादा हो जाएगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है, फटीग वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। फिर वापस बोल रहा हूँ मैं, डेफिशिएंसी को ज्यादा फोकस करना, इसलिए इन चीजों को हाईलाइट कर लेना थोड़ा घर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विटामिन के, कहाँ मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में,
विटामिन के भी अलग अलग, जैसे डी के अलग अलग, D2 D3, ऐसे के में याद रखना। के क्या है? विटामिन K1, ये हो गया नेचुरल, ठीक है। क्या हो गया? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन ना, आराम से धीरे धीरे प्रोनाउंस करो याद, फाइलोक्विनोन। केमिस्ट्री के वर्ड को आराम से बोलो तब याद होता है। दूसरा हो गया K2 मेनाक्विनोन, और K3 मेनाडायोन। क्या बोलते हैं इसको? मेनाडायोन। मेनाडायोन क्या है? सिंथेटिक विटामिन के है। यदि पूछे सिंथेटिक विटामिन के कौन सा होता है तो K3 याद रखना, ठीक है। उसको हम मेनाडायोन भी कहते हैं, मेनाडायोन। कई बार क्या अगर सब आता है घुमा फिरा के उनके केमिकल नेम पूछ लेगा एग्जाम में, वहां बच्चा उलझ जाता है। ये सिंथेटिक विटामिन के हो गया। एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को गाढ़ा करने का काम करता है, तो ब्लड को पतला कर रहा है, इसलिए एंटी हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। एंटी हेमरेजिक कहाँ से मिलता है? पत्तेदार सब्जियों में, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक पालक है ना, स्पिनच, कबाज, ब्रोकली वगैरह इनमें ना, इसमें विटामिन सी भी मिलेगा आपको ब्रोकली वगैरह में, ठीक है। फिर लीवर, मिल्क है ना, जानवरों के अंदर तो रहेगा ही, क्योंकि ये भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। एडी के जानवरों में मिलेगा, ये पक्का है, ठीक है। पर पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा, ठीक। एक चीज और अभी मैं बता रहा हूँ इसके लिए। फिर फंक्शंस क्या होता है? तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में। तो ये प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा तो ब्लड को गाढ़ा करके रखेगा, बाकी हड्डी वगैरह के लिए जरूरी है, तो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अब इसकी कमी होगी तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा भाई? डेफिशिएंसी में क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया तो ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिलेड क्लोटिंग जैसा या हेमरेजिक कंडीशन। हेमरेजिक कंडीशन मतलब गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसके अलावा हिमेट्यूरिया मतलब यूरिन के अंदर ब्लड का जाना, और स्ट्रोक के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है बाकी लोगों को स्क्रीन? एक मिनट ब्लड हो रहा है क्या? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। मेरे हैंड पे तो शायद सही दिख रहा है। हाँ ठीक है। किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार रिजाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी ठीक दिख रहा है वैसे, और कभी कभी वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, इसके कारण हो जाता है, ठीक है। अभी ओके है ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं रिपीट करा दूंगा और कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो विटामिन के अलग अलग प्रकार है। तो जो सिंथेटिक है कौन सा है? K3 मेनाडायोन, ठीक है। यदि किसी टॉपिक पे थोड़ी देर और डिस्कस करते रहोगे तो अपने लिए कॉमन हो जाता है, यदि आप जल्दी जल्दी भगोगे तो फिर उसको छूट जाता है। चलो, ब्लड को गाढ़ा करने का काम कर, ऐसी कमी तो ब्लड पतला हो जाएगा, तो यूरिन में, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग होना, मसूड़ों से ब्लड इसके ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये यदि जिनको ब्लड पतला करने की दवाइयाँ चलती है, ठीक है, वारफेरिन चल रहा है, डाइक्यूमेरॉल चल रहा है, तो डॉक्टर हमेशा क्या बोलते हैं? विटामिन के रिच जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां खाना क्या कर देता है? वो बंद कर देता है। तो जरूरी है, क्योंकि हम ब्लड पतला करने की दवाई खा रहे हैं और ये खाएंगे तो ब्लड क्या होगा? गाढ़ा होगा, प्रोथ्रोम्बिन बनता रहेगा, तो उस केस में इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसमें बी। अब बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग टाइप है। पहला हो गया B1, पढ़ चुके हम, थायमिन, ठीक है। कहाँ से मिलता है? तो ग्रेन्स के अंदर, पल्सेस वगैरह मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? बेरी टॉक्सिसिटी क्या है? रेयर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। B2 मतलब राइबोफ्लेविन, मिल्क, एग, ग्रीन सब्जियों में मिलेगा, इसकी कमी से सिलोसिस, ठीक है। यहाँ से ओरल जो डैमेज होना शुरू हो जाता है। नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, नियासिनामाइड भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। मीट, पीनट, ग्रेन्स में मिलेगा, इससे क्या कमी हो जाती है? इसी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा में क्या बोला था मैंने? 3D, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। ज्यादा हुआ तो लीवर डैमेज, फ्लशिंग की प्रॉब्लम आती है। B5 को क्या बोलते हैं हम? पेंटोथोलिक एसिड बोलते हैं। एक लीवर वगैरह में पाया जाता है, और इसकी कमी से क्या होती है? कमजोरी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो खास करके B1 और B3 को ज्यादा याद रखना, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, B1 और B3।
नेक्स्ट बी कॉम्प्लेक्स है B6, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या? पायरिडॉक्सिन, ठीक है, सेरल्स, फीस, बनाना वगैरह इनमें मिलेगा। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एनीमिया और न्यूरोपैथी, देन कन्वर्जन इन इन्फेंट्स या इपिलेप्सी की प्रॉब्लम आती बच्चों में, ठीक है। B7 बायोटीन, इसको विटामिन H भी कहते हैं, H फॉर हेयर करके याद कर लो, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस कमी से डर्मेटाइटिस और हेयर लॉस होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर B9 फोलिक एसिड या फोलेट भी बोलते हैं, फोलासिन भी बोलते हैं, फोलिक एसिड पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और B12 को क्या बोलते हैं हम, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, आरबीसी फॉर्मेशन में जरूरी पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। B12 हमारे इंटेस्टाइन में भी बनता है, ठीक है, और हम खाते भी। कुछ बी वाले इंटेस्टाइन में बनते हैं, विटामिन के और बी वाले, ठीक है, बी के कुछ, तो जैसे B12 वगैरह, B9 वगैरह, कुछ विटामिन, तो B12 ज्यादा बना हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलेगा, ये साइट्रस फ्रूट, जितने मैक्सिमम खट्टी चीजों में हमको मिलता है, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, नींबू, संतरा और टोमेटोज वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली वगैरह, इनमें सब में मिलता है। क्या काम में आता है, एक तो कोलेजन सिंथेसिस, फिर घाव भरने में मदद करता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आयरन के मिनरल, इसके आयरन के साथ में विटामिन सी लेना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। और यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। आप पढ़ रहे भले आज विटामिन, आगे दूसरे जब चैप्टर पढ़ोगे ये सारे वर्ड काम में आएंगे आगे, देखना, ठीक है। कभी बहुत सारा पढ़ लिया और ऐसा क्वेश्चन, भाई विटामिन सी गिवन विद आयरन, आयरन से विटामिन सी क्यों देते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट कितना है, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए थोड़ा सा, 75 to 90 mg पर डे, ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीज की कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव जल्दी नहीं भरना, ठीक है, घाव तो शुगर ज्यादा हो जाती तब भी नहीं भरते, पर विटामिन सी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें। टॉक्सिटी, कुछ कुछ केस में डायरिया, किडनी स्टोन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे हो गए एडी के, देन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ठीक है। ये नोट्स में पढ़ने के लिए एक समरी है, घर पे बाद में देख लेना। सारे विटामिन वैसे की नोट्स के अंदर शॉर्टकट नोट्स में दे रखा है, उनका नाम, उसके सिनोनिम्स और क्या नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, बॉडी में मेन फंक्शन क्या होते हैं, कितनी डेली रिक्वायरमेंट, अप्रोक्सीमेट, डेफिशिएंसी की डिसीज और टॉक्सिटी। पूरा पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा नहीं, अब एग्जाम में यदि हमको याद रखना है तो उसको क्या करना है, ऐसे समरी याद रखना चाहिए। फिर समझा रहा हूँ मैं, पढ़ने के लिए लंबा चौड़ा पढ़ लो पर मुद्दे के पॉइंट नहीं भूलना है हमको, तो मुद्दे के पॉइंट हमेशा समरी से आते हैं, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हैं, फटाफट आंसर करते चलना और जल्दबाजी मत करना। जो बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं बच्चे उसी में गलती करते हैं, पता है, सबसे ज्यादा गलतियां उसी में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, B12, A, C या B1? हाँ, यहाँ अब यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन होगा नंबर में, आप ना ये लिखना इधर वाला कि ABC भी, ABC बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हो। फैट सॉल्युबल बोला है तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, A, D, E और K, तो ऑप्शन बी क्या लिखा है, विटामिन ए। बाकी सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और जल्दबाजी में ऐसे ही क्वेश्चन गलत कराता है बच्चा, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में खास करके। चलो नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, यूरिन, स्वेट या फीसेस। कहाँ से भाई, पानी में घुलने वाले तो बॉडी से निकलेंगे कहाँ से, एक्सक्रीट होना मतलब निकलना, तो यूरिन से ही आएंगे, ठीक है। कहाँ से एलिमिनेट होते हैं, यूरिन के थ्रू। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए याद हो गया होगा सबको, बहुत सारे एमसीक्यू, फटाफट आंसर करते चलो। क्या है, रेटिनॉल है ना, रेटिना आंखों के लिए जरूरी। अभी सारे विटामिन से याद हो जाएंगे, बस एमसीक्यू का आंसर करते चलना फटाफट, और लगभग 99% सारे बच्चे सही आंसर करेंगे। ये भी सबको विटामिन ए
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, पेलेग्रा, रिकेट्स। सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस है ना। स्कर्वी किससे होता है? सी से। पेलेग्रा किससे होता है? B3 से। रिकेट किससे होता है? डी से होता है। बाकी ऑप्शन भी देखते चलना, याद होने लग जाएंगे सारे, ठीक है। चलो, वैसे बहुत ही कॉमन है, बस एग्जाम के लिए याद रखना। चलो अब ट्रू फॉल्स में गड़बड़ कर देते बच्चे। बार्टिन विटामिन B7 को कहते हैं। एक एक आंसर कर देना फटाफट। फर्स्ट ट्रू है फॉल्स? ट्रू है ना। B7 बार्टिन होता है, विटामिन H भी कहते हैं इसको। विटामिन के डिफिशियंसी लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। के की कमी होगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब ब्लड पतला होकर बहता रहेगा, तो ये भी क्या है? ट्रू है। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। थर्ड क्या है? थर्ड फॉल्स हुआ ना, ठीक है। विटामिन डी कैसे थोड़ी हो, तो नाइट ब्लाइंडनेस तो किससे होता है? एक ही कमी से होता है। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉज स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, तो ये भी क्या है? ट्रू है। विटामिन B1 इज आल्सो कॉल्ड थायमीन। केमिकल नेम क्या है उसका? थेमिन है, ये भी सही है। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन। ट्रू और फॉल्स? 6 ADE के क्या है? फैट सॉल्युबल है, तो ये भी ट्रू है। और विटामिन के नीडेड फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, हाँ ब्लड को गाढ़ा करने के लिए जरूरी है, ये भी ट्रू है। और विटामिन ए अल्सो कॉल्ड रेटिनॉल। रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं, और रेटिनोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो थर्ड नंबर फॉल्स है, बाकी सारे क्या है? ट्रू है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी एमसीक्यूज और आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। चलो, विटामिन डी इज केमिकली, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो क्या है, दिमाग लगा, ऐसे थोड़ा सा घुमाया तो बच्चे घूम जाएंगे। केमिकली क्या है? स्टेरॉइड डेरिवेटिव, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अल्कलॉइड है? क्या है? बहुत सारे रिस्पांस करना ही बंद कर दिए। आप वही तो मैं बोल रहा, इतना सारा पढ़ने के बाद कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा है बोले यार ये तो बना नहीं, अब क्या होगा मेरा। कहाँ बनता है विटामिन डी? स्किन बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में। विटामिन डी बनाने के लिए क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टेरॉइड होता है। क्या? तो स्टेरॉइड का डेरिवेटिव है ना। ऐसा थोड़ा दिमाग लगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रट्टा मारे हुए के पीछे भागोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करो। तो क्या है वो? स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? पेलेग्रा, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। पेलेग्रा किससे होता है? B3 से। बेरी B1 से। स्कर्वी C से होता है। ई किसको कहते हैं? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, नियासिन या कोबालामीन? ई क्या है? टोकोफेरॉल है। इसको क्या बोलते हैं? ए। नियासिन को क्या बोलते हैं? B3 है ना। और कोबालामीन B12, ठीक है। विटामिन के एसेंशियल फॉर विजन, ब्लड क्लोटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? क्लोटिंग के लिए। प्रोथ्रोम्बिन से इसको बढ़ाता है ना। आगे समझ में? मैच द कॉलम है, उनके केमिकल नेम लिखे हुए, याद हो गए सबको। मेरे को नहीं लगता कोई गलत करेगा इसको। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D3 अरे कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्शियम है ना, और E टोकोफेरॉल। 2 को नीचे ले, 3 को ऊपर। हो गया, समझ में आ गया सबको? हाँ बस, मतलब स्पीड बढ़ा आप थोड़ा, ऐसा थोड़ी है। और देखो मैं बोला था खत्म होने के बाद सारे याद हो जाएंगे आपको। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, सब बनेगा। चलो, नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के इन प्लांट।
क्या है? नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के फाउंड इन प्लांट इज, ये तो क्या सिंथेटिक पढ़ा था ना हमने, हाँ? है सब विटामिन के टाइप सारे के सारे, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? फाइलोक्विनोन। क्या पढ़ा था? फाइलोक्विनोन। विटामिन B1 का डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, कभी कभी और कॉन्फिडेंस में मत रहना, एक्सेस नहीं लिख दे वहां, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेस में क्या हो जाएगा पता चला डेफिशिएंसी वाली चीजें राइट करके आ गए हैं। डेफिशिएंसी पूछा है तो B1 की कमी से बेरी बेरी भूख नहीं लगती, आदमी दुबला पतला होता जाता है, दिनों दिन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। नियासिन की कमी से, थोड़ा घुमा दिया आपको, सीधे सीधे विटामिन का नाम न लिखकर, हाँ? नियासिन कौन सा विटामिन होता है? B3, और B3 में क्या याद करना था आपको? D3 याद रखना है। पेलेग्रा, डायरिया, डेमेंशिया ना, डर्मेटाइटिस, मतलब थोड़ा घुमा देगा, सीधे B3 ने पूछ के नियासिन पूछ लिया है ना, निकोटिनिक एसिड ऐसे करके ना, नियासिनामाइड ऐसे घुमा फिरा के पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो कुछ ट्रू फॉल्स हैं। विटामिन ए इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, फर्स्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स? क्या है? फर्स्ट फॉल्स है ना। विटामिन ए पूछा है, यहाँ वाटर लिखा है, जबकि वो लिपिड सॉल्युबल होता है। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, ट्रू है ना। बी कॉम्प्लेक्स और सी पानी में घुलते हैं। सॉल्युबिलिटी के नाम पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कुछ स्टेटमेंट घुमा फिरा के देते हैं। थायमिन डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है, किसको बोलते थायमिन? B1 को, तो ट्रू है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ये भी ट्रू है, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। फिर विटामिन के नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग, ये भी ट्रू है। नियासिन डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो जाता है, B3, ये भी ट्रू है। विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? ए, ई और सी, ये खास करके मेनली एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हमारी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं, एपोप्टोसिस से बचाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। विटामिन B1 इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, फॉल्स है ना? नहीं भाई, बी कॉम्प्लेक्स और सी तो पानी में घुलते हैं ना, ये क्या लिखा है? फैट लिखा है। फैट, ऑयल, लिपिड, कंफ्यूज मत हो ना, एक ही चीज है। विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। आगे सबको समझ में? फर्स्ट और एट्थ क्या है? फॉल्स है, बाकी है ना ट्रू है, ठीक है। चलो B6 की कमी से क्या हो जाता है? कन्वर्जन, ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्टेरिलिटी। ब्लाइंडनेस विटामिन ए, रिकेट्स डी, स्टेरिलिटी ई। कन्वर्जन इन्फेंट्स है ना, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी नर्व सेल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। B12 की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया, पर्निशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ा था। पेलेग्रा किससे होता है? B3 से, नाइट ब्लाइंडनेस ए से, और E से डी से। बस थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको सी की कमी से याद ही है क्या? स्कर्वी। विटामिन के नाम है और उनकी डेफिशिएंसी डिसीज या बॉडी में रोल है। कौन सा विटामिन की कमी से क्या हो जाएगा? या तो डेफिशिएंसी दे देगा या रोल दे देगा, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, आपको बस रिलेशन देखना है। ए क्या है? इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। डी किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के हेल्थ के लिए जरूरी, हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करता है। सी इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, गम ब्लीडिंग। के क्लोटिंग के लिए जरूरी है, और B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। आगे सबको समझ में? अब कई बार क्या होता है, ये चार के फिर ऑप्शन बनाता है वो कि राइट मैच क्या है। यहाँ आखिरी में अब 5 के 4 आ जाएंगे एग्जाम में,
और उसमें A1 का A2 का भी ऐसे ऐसे करके फिर 1 का B2 का जैसे 4 ऑप्शन नीचे बना देते हैं। 2 तरह के एग्जाम में पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैच करने के बाद तो फिर उसके 4 ऑप्शन, राइट मैचिंग क्या होती है, कहाँ स्टोर रहते हैं डी के, हाँ किडनी में, लीवर में, पैंक्रियाज, स्टोमक, लीवर में भाई, लीवर में स्टोर रहता है। लीवर मैक्सिमम फैटी नेचर का होता है ना, ठीक है। तो थोड़े बहुत दिन नहीं भी खाओगे तो भी काम चलता रहेगा। विच विटामिन आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? ऑप्शन टाइप करना, ए बी सी डी है ना, ऑप्शन टाइप करना है ना। ई पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ क्या है, एंटी स्टेरिलिटी में। इसको खाओगे स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो स्टेरिलिटी आ जाए, इनफर्टिलिटी। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एक्टिंग एज एंटीऑक्सीडेंट, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है इसका सही, ए सी ई ऑल? अभी तो 4-5 बार बोला मैंने, हाँ। अरे सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है, आगे समझ में, ठीक है। विटामिन एच इज ऑल्सो नॉन एज, हाँ, ए बी सी डी क्या, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन या फोलिक एसिड, हाँ बायोटिन, एच फॉर हेयर याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, बायोटिन। बायोटिन को कौन सा, B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 क्या है, B7। चलो मैच द कॉलम है, विटामिन के नाम है और उनकी डेफिशिएंसी डिसीज है सामने, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, याद ही होगा सबको, हाँ। थायमिन, बेरी, नियासिन, हाँ पेलेग्रा, या तो इनके नाम लिख लो, B1 B3 B6 B7 और B9। आपको केमिकल नेम और उनके कॉमन नेम नाम मालूम होंगे, नंबर, तो पता कर पाओगे, एग्जाम से गड़बड़ हो जाएगी। पायरिडॉक्सिन, कन्वर्जन, ठीक है, बायोटिन हेयर्स के लिए जरूरी है, और फोलिक एसिड, एनीमिया। हाइपरविटामिनोसिस डी, चलो आप दिमाग लगाओ क्या है, हाइपर विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस ए, हाइपर विटामिनोसिस ई, ऐसे अलग अलग टाइप, मतलब हाइपर विटामिनोसिस डी में कॉज के कारण क्या प्रॉब्लम आएगी, हाइपर कैल्शियम, हाइपोकैल्शियम, एनीमिया, ब्लीडिंग। अरे ब्लैंक रट्टा नहीं मारना है, फिर समझा रहा हूँ मैं, उसका मीनिंग समझो तो ऑप्शन का मीनिंग निकालो, हो गया काम। देखो जो ऑनलाइन में बच्चे, उनका बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। कई बार बच्चे से बोलते हैं कि भाई ऑफलाइन क्लास का अलग इम्पैक्ट है, ऑनलाइन का अलग इम्पैक्ट है, पर डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। ऑफलाइन में भी कुछ नहीं बने, नहीं तो ऑनलाइन में बहुत कुछ अच्छा कर ले। टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना, और रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा। विटामिन डी ज़्यादा होने, हाइपर मतलब ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। कैल्शियम ज़्यादा होना क्या, हाइपर कैल्सीमिया, और कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सीमिया। आरबीसी मतलब एनीमिया, आरबीसी कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, ब्लीडिंग मतलब ब्लड पतला हो जाना। तो भाई डी ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ऐसे ही होता है हाइपोनेट्रेमिया, हाइपो क्या होता है, और हाइपर कैलेमिया क्या होता है। हाइपोनेट्रेमिया किसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब क्या होता है, हाइपो मीन्स कमी, और एने मतलब सोडियम, प्लाज्मा सोडियम लेवल कम हो जाना क्या कहलाता है, ज्यादा नहीं होना मैडम, हाइपो पूछा है, कम होना।
सोडियम का कम हो जाना, ठीक है, वो क्या हो गया, हाइपोनेट्रेमिया। सोडियम Na सिंबल है और K यहाँ हाइपर लिखा है तो हाइपर कैलेमिया। तो बॉडी में क्या ज्यादा, ब्लड में क्या ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम। K सिंबल किसका है, पोटेशियम का है। Na सिंबल किसका है, सोडियम का है। आगे समझ। ऐसे ही फिर हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया भी होता है। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ना है इनको। इंग्लिश बहुत आसान है, कई सारे क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़े होंगे, एमसीक्यू कैसा भी घुमा फिरा कुछ भी आ जाए, आप हमेशा उन वर्ड्स को ब्रेक किया करो। जब वर्ड्स को ब्रेक करोगे जब जाकर क्या होगा, आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। और ब्लैंक रट्टा मार के कोई भी एग्जाम बैठ जाओ, कभी किसी का कोई भला नहीं हो सकता उसमें। जब तक आप टेक्निकल वर्ड्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। Which vitamin can be synthesized by intestinal bacteria? कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर लेते हैं? ए बी सी डी, मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन टाइप करना। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। आप टाइप करने में गड़बड़ कर देते, मैं बोला ये टाइप करना है, इधर वाले ऑप्शन टाइप करना है। अरे बहुत सारे बच्चे गलत टाइप कर रहे हैं। कितना जनरल सा क्वेश्चन है, सारा पढ़ने के बाद पता चला कि एग्जाम में गड़बड़ कर दी, और शुरुआत में मैंने समझाया था। सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, देखो। कितना सिंपल सा चैप्टर था ना, और ये क्वेश्चन हम गलत कराएंगे एग्जाम में, नहीं तो। अरविंद को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या है, विटामिन के आंतों के बैक्टीरिया बनाते हैं। फिर बी के भी कुछ टाइप्स बना लेते हैं, B12 वगैरह है ना, तो विटामिन के बना लेते हैं बैक्टीरिया हमारे आंतों के। आ रहा समझ में, क्या है विटामिन के, पूछा जाता है। विच विटामिन सिंथेसाइज इन स्किन बाय यूवी लाइट? ये तो सबको ही मालूम है। क्या ऑप्शन है इसका, विटामिन डी है ना, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइडल डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है किसी का? सैटरडे वैसे एक ही क्लास रहती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिर समझा रहा हूं मैं, रट्टा मत मारना। शुरुआत के 2 स्लाइड बहुत अच्छे से देख लेना बस, और लग रहा है कि मेरे को अब सब आने लग गया, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ो। इसमें ज़्यादा उलझना भी नहीं कि और करूँ कि उतने ही नंबर आएंगे फिर, ठीक है। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अभी जैसे बच्चों ने आगे पीछे कर लिया, उसके मैच द कॉलम, MCQ, ट्रू फॉल्स कर लिए, हो गया काम। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हो तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं विटामिन से। विटामिन, इसके साथ में वैक्सीन, ऐसे 2 टॉपिक है जिनको कभी भूलना नहीं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट और विटामिन। इसके बाद एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मिनरल्स। जनरल नॉलेज के टॉपिक है तीनों, विटामिन, मिनरल्स और वैक्सीन्स। इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होने से बच्चे क्या इधर उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी आता जरूर है इनसे, ठीक है। और कभी कभी तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द कॉलम आ गया, कुछ आ गया तो काम हो जाता है उसमें। और बेसिकली फिर समझा रहा हूँ मैं, शुरुआत की 2 स्लाइड में ही सब कुछ है, ठीक है, मुद्दे के पॉइंट। बाकी सब हमने क्या करा, उसको थोड़ा डिटेल में बैठ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।